नमस्कार, आप देख रहे हैं दी वन इंडिया शो। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट इस लिहाज से भी है क्योंकि एक तरफ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो बैठकें हुई हैं उसमें महत्वपूर्ण फैसले हुए और इस बैठक पर निगाहें इसलिए भी टिकी हुई थी लगातार कि पहलगाम हमले के बाद किस तरह के फैसले आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। और आज जब ये हाई लेवल मीटिंग हो रही है तो इसमें क्या हो रहा है, तस्वीर हालांकि काफी हद तक क्लियर। उसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का नए सिरे से गठन होगा, ये बड़ा अपडेट है। पूर्व रॉ चीफ उन्हें चेयरमैन इसका बनाया जा रहा है। 5 सदस्यों में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के पूर्व ऑफिसर्स, डिप्लोमेट और आईपीएस भी शामिल होंगे। इसके अलावा एक बड़ा फैसला आज कैबिनेट ने जातिगत जनगणना के सिलसिले में भी लिया है, जिसमें जातिगत जनगणना कराई जाएगी। अब इसे लेकर अलग तरह के पॉलिटिकल मैसेज बिहार चुनाव से लेकर पूरे देश की राजनीति में जाते हैं। एक और महत्वपूर्ण विषय, अगर मैं पहलगाम हमले के इर्द गिर्द जिस तरह से पॉलिटिकल बयान आए, शुरुआती एक हफ्ता हमने देखा कि चाहे सर्वदलीय बैठक में ऑपोजिशन हो, बाकी नेता हो, सत्ता पक्ष हो, एक मत से, एक सुर से आतंकवाद के खिलाफ सब साथ खड़े थे, बात करते हुए दिखाई दिए। लेकिन फिर बीते दिनों कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक पोस्टर एक्स पर पोस्ट किया गया, जिसमें हालांकि गायब शब्द का इस्तेमाल किया गया, लेकिन क्या प्रधानमंत्री पर यह टिप्पणी थी? क्या प्रधानमंत्री के लिए इसका इस्तेमाल किया गया? इसके पीछे का लॉजिक क्या था? क्यों किया गया ऐसा? तो इसे लेकर राजनीति शुरू हो गई। हालांकि बाद में कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस तरह के बयान आए कि हमने प्रधानमंत्री का इसमें नाम नहीं लिया है, लेकिन वो सर्वदलीय बैठक से गायब हैं। तो कई तरह के स्टेटमेंट्स आए और इस बीच अब एक और पोस्टर आपको हम दिखा रहे हैं। एक तरफ राहुल गांधी अपने 2 दिन के रायबरेली अमेठी दौरे पर थे, कानपुर भी वो पहुंचे, जहां पर शुभम द्विवेदी जो पहलगाम हमले में मारे गए उनके परिवार से उन्होंने मुलाकात की। और देखिए ये पोस्टर वॉर जिसका मैं एक जिक्र कर रही हूं, क्योंकि राहुल गांधी के खिलाफ भी पोस्टर अमेठी में लगे हुए दिखाई दिए। अब देखिए ये कोई नई बात नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में इस तरह से पोस्टर वॉर दिखाई दे रहा है, लेकिन यहां पर बड़ा सवाल यह है कि एक तरफ देश की सुरक्षा को लेकर, देश पर हुए एक आतंकवादी हमले को लेकर, जहां पर अब तक ये कहा जा रहा था कि सब साथ खड़े हैं, एक हफ्ते बाद ही क्या वो साथ टूट गया है? एक हफ्ते बाद ही क्या राजनीति ने अपनी चाल बदल दी है? और इसका इंपैक्ट, नुकसान किसे होगा? एक तरफ जहां दुश्मन बॉर्डर पर खड़ा है, हमारी धरती पर हमला कर रहा है, तो जो मैसेज हमें देना चाहिए, क्या हम उससे छेड़छाड़ कर रहे हैं? इस पर आज हम बात करने वाले हैं। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ आज खास मेहमानों का पैनल इस वक्त मौजूद है। बीजेपी से राजीव पांडे जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी से एडवोकेट अर्शप्रीत खडियाल जी जुड़ गए हैं इस चर्चा में, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट, कमेंटेटर संजय राणा जी इस बातचीत में जुड़ रहे हैं हमारे साथ, रिटायर्ड विंग कमांडर एस सुधाकरण जी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मेजर जनरल राजन कोचर जी भी आज इस बातचीत में हमारे साथ हैं। मैं इसके बाद सबसे पहले जो स्ट्रैटेजी और डिफेंस के लिहाज से फैसले लिए गए उसको डिकोड करूंगी, लेकिन पहला रिएक्शन मैं यहां पर राजीव जी आपसे लूंगी। देखिए बड़ी तारीफ और चर्चा थी इस बात की कि कम से कम इस विषय पर सत्ता पक्ष, विपक्ष, हर तरह के विचार रखने वाला, हर तरह के विचारधारा रखने वाला व्यक्ति आतंकवाद के खिलाफ खड़ा है। लेकिन हम ये देख रहे हैं, चलिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक पोस्टर ट्वीट हुआ या एक्स पर पोस्ट किया गया, तो फिर आप लोगों ने भी कहां कमी छोड़ी? राहुल गांधी के खिलाफ लग गए पोस्टर, आतंकवाद के साथी राहुल गांधी, क्या मतलब है इस तरह की बातों का सर? ये क्या वक्त की जरूरत है? देखिए, वक्त की जरूरत तो देश के एकजुट होने में है और देश एकजुट है। कुछ लोग हैं जो देश विरोधी लोगों के साथ हैं और राहुल गांधी उसमें सबसे बड़े लीडर हैं। उन्होंने इस देश में हर वो काम करने की कोशिश की जिससे देश की एकजुटता नहीं रहे। उन्होंने हिंदुओं को जात के नाम पर तोड़ने की कोशिश करते हैं, वो जाकर के ऐसी बात करते हैं, वो कश्मीर में जाकर के क्या बात कर रहे हैं। और प्लस जो सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से जो पाकिस्तान का एक हैंडल, जो गजवाए हिंद टाइप का, जो भगवान शिव जी के मस्तक को हटा करके चला है, उस तरीके का फोटोग्राफ्स वो प्रधानमंत्री जी के लिए लगा रहे हैं। देखिए, राजनीति में विरोध करना कोई बड़ी बात नहीं है और मैं इसका समर्थन करता हूं। आपको जो बोलना है वो बोल सकते थे, आप विरोध कर सकते थे, लेकिन आपने क्या किया? आपने वो एजेंडा लिया जो पाकिस्तान का एजेंडा है। हिंदुस्तान में एक वर्ग है, केवल ये मुट्ठी भर लोग हैं, ये मैं आपको बता रहा हूं, ये नाम मैं आपको गिना सकता हूं लेकिन मैं आपके चैनल पर बोलूंगा नहीं, जो आज पाकिस्तान में सबसे ज्यादा फेमस है। पाकिस्तान उनके स्टेटमेंट को, उनके ट्वीट को कोट कर रहा है। और एक बात जान लीजिए, देश एकजुट है। आज देश, आपको मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि जब हमारे बिपिन रावत जी जब सीडीएस थे या उससे पहले आर्मी चीफ थे,
उन्होंने एक बात कही थी कि हिंदुस्तान को 2.5 फ्रंट की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। 2 फ्रंट तो सबको पता है, चाइना और पाकिस्तान। एक फ्रंट उन्होंने कहा था देश के भीतर हाफ फ्रंट है। ये हाफ फ्रंट के लीडर राहुल गांधी है और वैसे लोग हैं। और देश इतना एकजुट है कि ये हाफ फ्रंट जरा रोड पे आ जाए, इनको जवाब मिलेगा। ये हाफ फ्रंट को ठीक कर दिया जाएगा, देश की जनता ठीक करेगी, क्योंकि आर्मी, सीआरपीएफ, बीएसएफ का काम तो बॉर्डर पे लड़ना है। वो उनको तो, आर्मी को तो नहीं बुलाएंगे दिल्ली में अगर कोई हाफ फ्रंट आकर के हंगामा या राजीव मुंबई में जी, करेगा। लेकिन मैं फिर भी ये कह रही हूं, सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी सर बड़ी होती है। मैं फिर भी ये कह रही हूं कि सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी बड़ी होती है। और अगर अभी आपके पास राहुल गांधी के पाकिस्तान का साथी होने के या उनके समर्थन में खड़े होने के सर इतने सबूत हैं, तो फिर उनके खिलाफ भी लीजिए ना एक्शन, एनएसए लगाइए, फिर उन पर रासुका लगाइए, उन पर कौन रोक रहा है? मैं जवाब दे देता हूं। सरकार ने नहीं लगाया है पोस्टर, जनता ने लगाया है पोस्टर। किसी पर क्या, बीजेपी ने लगाया है पोस्टर। आम जनता की भावना आहत है, जैसे मेरी भावना अभी भी आहत है उस घटना से जब हिंदुओं को टारगेट करके मारा गया। देश में करोड़ों लोग रोए हैं अकेले बैठ करके कि हम कुछ नहीं कर पाए अपने 26 भाइयों के लिए, और ये उस पर राजनीति कर रहे हैं। गायब सर कटा हुआ दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री का। मैं आपका कल को फोटो लगा दूं यहां से कटा हुआ, आपका अच्छा लगेगा आपको? देश की जनता, प्रधानमंत्री जी इस देश के सबसे लोकप्रिय व्यक्ति हैं। जितना वोट उनको मिला है देश के इतिहास में किसी भी प्रधानमंत्री को नहीं मिला, आबादी भी उससे बड़ी है। चलिए एक सवाल और बता दीजिए, आपको इस बात से आपत्ति है कि प्रधानमंत्री पर टिप्पणी कर दी गई, आपको इस बात से आपत्ति है कि सुरक्षा में लूप होल हुए, सुरक्षा में चूक हुई, इस पर सवाल उठा दिया गया? आपत्ति किस बात पे आपको? मैं आपको बताता हूं, पूरी दुनिया में सबसे जो बड़ा जो कहा जाता है कि जिसके पास सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंसिया है वो है इजराइल, जिसको बैकिंग है अमेरिका का। 7 अक्टूबर को एक दिन में 1200 लोगों का कत्लेआम हुआ हमास के द्वारा। अर्शप्रीत खाडियाल जी, राहुल गांधी पर बड़े गंभीर आरोप इस वक्त बीजेपी प्रवक्ता की तरफ से लगाए गए हैं। सर, मैं जो परिस्थिति समझ पा रही हूं, आज के दिन में क्या हुआ उस पर भी बात नहीं करते, लेकिन एक पोस्टर ट्वीट किया गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से बैड टेस्ट में। सर, इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता। गलत। मैं आपको जवाब देता हूं। सवाल उठाने की, सवाल पूछने की भी सर एक मर्यादा हो सकती है, एक तरीका हो सकता है, कम से कम इस संवेदनशील मामले पर जहां पर लोगों की जान गई है, अपनों को खोया है। और ये सिर्फ उन 26 परिवारों की बात तो नहीं है ना, ये हमला तो पूरे हिंदुस्तान की आत्मा को जख्मी छलनी करने वाला है। और ऐसे वक्त में इस पोस्टर का सर लॉजिक तो समझ में नहीं आता। आपको सवाल उठाने थे, बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, आपके अध्यक्ष बैठते, आपके शीर्ष नेता बैठते और 10 पॉइंट्स एजेंडा अपना बताते कि जी ये 10 बिंदु हैं हमारे, और ये 10 बिंदु जो है सरकार की चूक दिखाते हैं। That would have been a better way of doing it, sir. ये तो बैड टेस्ट में की गई पोस्ट है। काइंडली मुझे 1 मिनट अनइंटरप्टेड दे दीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी ने इंस्टेड ऑफ प्रेजेंटिंग अ यूनाइटेड हाउस, एकजुटता की बजाय भारतीय जनता पार्टी ने एक डिवाइडेड हाउस प्रेजेंट किया है। हमने तो सबको यूनाइट करने के लिए ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी, उसमें मोदी साहब नहीं आए और हमें लगा कि मोदी साहब शायद बिजी होंगे किसी जरूरी चीज में, तो बाद में पता लगा बिहार में कैंपेन करने गए हुए थे, रैली करने गए हुए थे। फिर उसके बाद हमने स्पेशल पार्लियामेंट सेशन बुलाया ताकि वहां पे सारे एकजुटता के साथ एक प्लान ऑफ एक्शन तैयार कर सके और मुंह तोड़ जवाब दे सके उन लोगों को जो अटैक के पीछे है, और सारा देश इन्वॉल्व हो सके अपने एमपीज के थ्रू। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ना तो ऑल पार्टी मीटिंग पे फोकस किया, ना स्पेशल पार्लियामेंट सेशन पे फोकस किया। उनने फोकस किया एक पोस्ट पे जो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पे डाली गई। अब भारतीय जनता पार्टी की प्रायोरिटीज आर इन ऑर्डर कि सोशल मीडिया ट्विटर पे कौन कमेंट कर रहा है, कौन रीपोस्ट कर रहा है, पोस्ट कर रहा है, लाइक कर रहा है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपकी पार्टी को सीरियसली ना लिया जाए? मेरी बात आप ये कह रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस को सीरियसली ना लिया जाए? इंडियन नेशनल कांग्रेस जो भारत की सबसे पुरानी पार्टी है, उसके किसी एक्स पोस्ट को सीरियसली ना लिया जाए, वो भी एक आतंकवादी हमले के बाद? नंबर 1, पहली बात तो मैंने कहीं कहा है कि कांग्रेस पार्टी को सीरियस ना लिया जाए? नहीं, आपने बोला ना अभी कि वो उस एक पोस्ट पे फोकस कर रहे हैं। सुन लो, बता रहा हूँ, प्रायोरिटी बता रहा हूँ, सीरियसनेस की बात नहीं कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की प्रायोरिटी क्या है। पोस्ट है पहलगाम नहीं है, पोस्ट है प्लान ऑफ एक्शन नहीं है, पोस्ट है ये नहीं है कि हम सारे एकजुटता के साथ उनको जवाब दें। और मैं आपको दूसरी चीज बताता हूँ, आप कह रहे हैं पोस्ट बैड टेस्ट में है, पोस्ट पे कोई बीजेपी का जिक्र हुआ है, पोस्ट पे मोदी साहब का कोई जिक्र हुआ है, कोई प्रधानमंत्री साहब का कोई जिक्र हुआ है? पोस्ट में क्या है? जिम्मेवारी से गायब, एक कुर्ता पजामा है, जूते हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति ढूंढ ली। और दूसरी बात, अगर ये पाकिस्तान की बात करते हैं, लिंक्स की बात करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी बताए
कि तारिक अहमद मीर कौन है, जो एक्स एमएलए कैंडिडेट बाची से है, जिनको अरेस्ट किया गया था क्योंकि असला सप्लाई कर रहे थे हिजबुल मुजाहिदीन को मई 2020 में। फिर बताएं तालिब मेरी हुसैन बात शाह कौन कंप्लीट है, कर लूं क्या जो मैं? एक्स ऑफिस बेरर है भारतीय जनता पार्टी के, एक्स ऑफिस बेरर है भारतीय जनता पार्टी के तालिब हुसैन शाह, जो बाद में पता लगा लश्कर तैयबा के मेंबर थे जुलाई बोलिए राजीव 2022 जी। में। हाँ। ध्रुव सक्सेना देखिए, 2017 में। ठीक है, लास्ट बताइए, पॉइंट बोलिए राजीव लास्ट जी। पॉइंट है, 10 सेकंड, ठीक है, एक पॉइंट में रेज करना चाह रहे हैं, आपके वक्तव्य पर सुन लेते हैं। हाँ, राजीव जी बोलिए। ध्रुव सक्सेना 2017 में बीजेपी ऑफिस बेरर। ठीक है, हर्षप्रीत जी, एक बार उनकी बात सुन लीजिए, वो एक पॉइंट रखना चाहते हैं। ठीक है, एक लाइन बोलनी है। मोदी साहब जाके कश्मीरी चाय पी के आए थे नवाज शरीफ जी के साथ पाकिस्तान में। आउट ऑफ द ब्लू गए, वहां पे बिरयानी खाई, कश्मीरी चाय पी, प्रोटोकॉल तोड़ के उनके चौपर में बैठे। और चौथा सर, मैं ना अभी इस तरह की बातों को मैं मंच नहीं दे पाऊंगी सर। बिरयानी खाई, चाय पी, कुछ तरीके होते हैं सर। अगर एक स्टेट हेड दूसरे देश में जा रहे हैं तो उसका कुछ मतलब होता है। अब अगर हम इतनी शैलो बात करेंगे सर, मुझे लगता नहीं है कि ये सही डायरेक्शन में बात जा रही है। ठीक है राजीव जी, अपना पॉइंट रखिए। और मैं चाहूंगी, ये आतंकवादी हमले पर बातचीत हो रही है, इसलिए नहीं सर, प्लीज बेहद संजीदगी से बात होगी। उन 26 परिवारों के दुख पर बात हो रही है सर। पूरे हिंदुस्तान पर जो हमला हुआ उस पर बात हो रही है। ये इस तरह की बातें नहीं होंगी, बिरयानी खाने गए थे, कहवा पीने गए थे, कश्मीरी चाय पीने गए थे, इस तरह की बात नहीं होगी। राजीव जी बोलिए। पोस्ट पे चर्चा करेंगे, आप इतनी शैलो बात करेंगे, पोस्ट पे चर्चा करेंगे। मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के पोस्ट पर चर्चा कर रही हूँ सर। मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के पोस्ट पर चर्चा कर रही हूँ। अगर आपके लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस के कोई मायने नहीं है तो ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है सर। ठीक है, बोलिए राजीव जी। बात नहीं करेंगे, राजीव जी बोलेंगे आप। क्या जवाब दिया जाना चाहिए, क्या बैनर होना चाहिए, उसकी बात नहीं करेंगे। आपकी बात ही नहीं सुन रहे वो। आपने मुझसे कहा, मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। देखिए जो सबसे बड़ी बात है ना, जो सबसे देखिए फिर क्या है, कहा है मैडम, मैं ऐसे आर्गुमेंट नहीं करता। हर्षप्रीत जी प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, मैंने आपको समय दिया है सर पूरा बोलने का, आपने अपने सारे बिंदु रख लिए। ठीक है राजीव जी बोलिए। मैं पहले मैं एक बात बताऊं, एक आदमी जो सात्विक है, उनको आप जानबूझ करके वर्ड इस्तेमाल करते हैं कि बिरयानी, इनकी इच्छा है, इनकी श्रद्धा है, बोलते रहे, मैं उस पर जवाब नहीं दूंगा, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने झूठ जो कहा, कांग्रेस पार्टी को बिहार को लेकर जो घृणा है उस पर मैं बताता हूँ। इन्होंने कहा कि वो चुनाव प्रचार में निकल गए। बिहार में कोई चुनाव नहीं चल रहा है अभी। बिहार में मधुबनी में 13,480 करोड़ रुपए का जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट था, उसके लिए प्रधानमंत्री जी गए थे पंचायती राज के दिन। क्या सारा काम छोड़ते हैं हिंदुस्तान में? हम डेवलपमेंट भी करेंगे और पाकिस्तान की ठुकाई भी करेंगे, और देश के भीतर जो गद्दार और आतंकवादी है उनकी भी ठुकाई जारी रहेगी, और जनता भी इनको ठोकेगी। मैं लिख के दे रहा हूं। अब मैं आता हूं आपकी बात जो आपने मुझसे पूछा था, मैं आपको बता रहा था, उस समय मेरा फोन कोड कट गया। दुनिया की सबसे ताकतवर एजेंसी है मोसाद, और उसको CIA का बैकिंग है। 1200 से 1400 लोग, जिसमें करीब 400 लोग आर्मी के थे, उनकी हत्या क्यों हो गई जम्मू एंड कश्मीर में, इजराइल में। तो आज मैं क्या करूं, बीच में कहां से लाते हो रे भाई ऐसे लोगों को? वन बाय वन प्लीज, वन बाय वन। हाँ ठीक, हर्षप्रीत जी मुझे मजबूरन देखिए सर, ऑडियो थोड़ा डाउन करना पड़ेगा फिर, क्योंकि बात मैं समय बर्बाद नहीं करना चाहती सर, प्लीज। मैं बताऊं, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। इस तरीके से हिंदुस्तान में मैं मानता हूं कि अगर एक व्यक्ति की भी हत्या होती है और आतंकवादी अगर अपने में सक्सेस हो जाते हैं तो हम मानते हैं, और हमारी सरकार ने कहा है। लेकिन मैंने आपको कहा, इस देश में प्रधानमंत्री को उसके बॉडीगार्ड ने गोली मार दिया। इस देश में 26/11 हुआ, जिसमें जिस प्रकार के लोग थे, अभी भी बहुत लोग हैं। तहव्वुर राना को हम पकड़ करके लाए, इस सरकार ने पकड़ करके लाया। मैं क्या कह रहा हूं, देश में 2-3 बातें हैं। डेवलपमेंट पे काम जो है वो रुकेगा नहीं। पाकिस्तान के खिलाफ पूरा देश यूनाइटेड है। ठीक है, राहुल गांधी के साथ मुट्ठी भर लोग हैं, और जो दिल्ली और मुंबई में बैठे हैं उनके जो सिस्टम के लोग हैं, ठीक है, वो हम चलाएंगे और उनके खिलाफ लड़ाई करेंगे। मैं सर आपको चर्चा में लाना चाहूंगी। देखिए देश में सर जो ये जिस तरह के ये पॉलिटिकल बयानबाजियां हो रही हैं, मैसेज तो सर बाहर तक भी जा रहा है ना, दूसरे लोग भी इस चीज को देख रहे हैं। एक ऐसा समय जिस समय आपको यूनाइटेड होकर आतंकवाद के खिलाफ संदेश देना है, जो एक हफ्ते तक दिया भी, लेकिन एक हफ्ते में राजनीति की चाल बदल गई। ये कितना डेंजरस है सर, बताइए। मेजर जनरल राजन कोचर, ये सवाल मेरा आपसे है सर। देखिए, यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग। देश में आप जो बोलते हो पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर, वो एक देश की एक पब्लिक की आवाज है। आपको इलेक्ट किया है, आप एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आप एक MLA हैं, आपको लोगों ने इलेक्ट किया है, और जो एक पब्लिक फोरम में आप बोलते हो, वो एक देश की सोच आप और अपनी सोच सामने रखते हो। और अगर ये सोच एंटी नेशनल है या ये देश के हित में नहीं है, देखिए आज
ये आपको देखना पड़ेगा। नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। नॉर्मल सिचुएशन में अगर आप बोलोगे, हम उसको डेमोक्रेसी का हिस्सा मानेंगे कि ओके ठीक है, बिल्कुल। डेमोक्रेसी में आपको आजादी है, आप जो बोलना अपना चाहते हैं। आज की सिचुएशन में जब देश के पास एक बहुत बड़ी चुनौती है और हो सकता है मोस्ट लाइकली एक लड़ाई पाकिस्तान के साथ हो जाए, मैं चाहता हूं ना हो, बट सर्कमस्टांसेस को कोई बदल नहीं इसको सकता, और जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं चांसेस उसके बढ़ते जाते हैं। तो इस टाइम पे पॉलिटिकल मैच्योरिटी होना बहुत जरूरी है। अब आपके चैनल पे मैंने इसको देख लिया कि जो आप एक स्पीकर बोलता है तो दूसरा उसको बोलने नहीं देता है और वो उसकी बात को पूरी नहीं होने देता है। तो आई थिंक पेशेंस होना बहुत जरूरी है एक पॉलिटिकल फोरम में। हम यहाँ पे एक डिस्कशन के लिए आए हैं, सबको अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए। उसके बाद अगर आप कुछ काउंटर करना चाहते हैं तो आपको आई थिंक जो हमारे एंकर हैं, जो हमारे एडिटर हैं शो के, वो शायद आपको इसका मौका आपको देंगे। तो आज अगर हम कोई ऐसी बात करते हैं तो आप देखेंगे कि हमारा जो दुश्मन है, जो वहां पे बैठा हुआ है, वो फायदा उठाएगा और वो बोलेगा कि इस देश में तो यूनिटी नहीं है, इस देश में तो लोग एक दूसरे के साथ नहीं है, तो ये देश इसको लड़ाई में कैसे जीत पाएगा। तो इसका फायदा उठाया जाता है और तो मैंने देखा भी है ये, क्योंकि काफी पाकिस्तान के जो एंकर्स हैं और उनके जर्नलिस्ट हैं, उनके साथ प्रोग्राम में मैं आता हूं और पिछले एक हफ्ते से तो और भी ज्यादा ये हो चुका है। और जो मैं उनकी तरफ से सुनता हूं, वो एकजुट अपने देश के लिए बात करते हैं, वो अपने देश का साथ दे रहे हैं, वो उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने ये काम नहीं किया और पाकिस्तान एक टेररिस्ट देश नहीं है। अब हमको ये काउंटर करना है उनको, जो उनका नैरेटिव है। देखिए इनके 16 इनके यूट्यूब चैनल को बंद क्यों किया गवर्नमेंट ने? क्योंकि एक नैरेटिव फैलाया जा रहा है हमारे यूथ को, एक रेडिकलाइजेशन की तरफ ये लेके जा रहे हैं, स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर में, और जहर उगल रहे हैं ये सारे चैनल। तो अगर हमको इनको काउंटर करना है, मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपने पॉलिटिकल लीडर से भी एक जो हमारी जो रिक्वेस्ट है इसको यहां से लेके जाइए जी। कि जब तक ये चुनौती देश के सामने है, हमको एकजुट और एक भाषा में बात करनी चाहिए। और बाद में बिल्कुल। जो आपके गिले शिकवे हैं एक दूसरे के साथ, आप निपट सकते हैं बाद में। अभी वक्त नहीं है इस चीज का। बिल्कुल। मुझे लगता है सर आपने बहुत ज़हीन तरीके से इस पूरे सिनारियो पर भारत का, पॉलिटिकल पार्टीज का, इनफैक्ट नॉर्मल सिविलियंस भी जिनके पास मंच है अपनी बात रखने का, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म डेफिनेटली आपको एक ताकत देते हैं अपनी बात रखने के लिए, लेकिन उसका इस्तेमाल आप अपनी जड़ें खोदने के लिए कम से कम मत करिए। ये एक क्लैरिटी और एक मैच्योरिटी सबके पास ज़रूर होनी चाहिए। संजय जी देखिए, पॉलिटिकल बयानबाजियां अपने तरीके से पहले भी होती रही हैं, आगे भी होंगी सर, लेकिन जिस तरह का ये पोस्टर में रिएक्शन दिखाई दिया है, हालांकि बीजेपी के प्रवक्ता आज हमारे साथ पैनल में हैं, वो ये कह रहे हैं कि वो कोई बीजेपी ने नहीं लगाए हैं पोस्टर, वो आम लोगों ने भी लगाए हो सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी भी सर विपक्ष के नेता हैं, एक संवैधानिक पद उनके पास है, और डायरेक्टली उन पर इस तरह की टिप्पणी करना तो सर ये जरूर दिखाता है कि अगर टिट फॉर टैट वाली जो एक पॉलिटिक्स है, या जो उस अंदाज में जो राजनीति हो रही है, उसकी झलक दिखाई दी आज अमेठी की सड़कों पर। गुड इवनिंग टू फेलो पैनल। देखिए मीनाक्षी जी, अगर हम चर्चा करते हैं पोस्टर वॉर की, तो पोस्टर वॉर चालू कैसे हुआ? नो डाउट राहुल गांधी साहब हो या विपक्ष की कोई पार्टियां हो, चाहे सरकार हो, एक मंच पे एक साथ थी और सबने एक दूसरे का हाथ पकड़ के देश की जो मुसीबत है, जिससे हमें लड़ना है, सब एक साथ खड़े हो गए थे। लेकिन वक्तव्य स्टार्ट कहाँ से होता है? वक्तव्य स्टार्ट होता है जब देते हैं, स्टार्ट होता है सिद्धारमैया साहब स्टेटमेंट देते हैं। सिद्धारमैया साहब हो, चाहे रॉबर्ट वाड्रा साहब हो, चाहे मणिशंकर अय्यर जी हो, चाहे चंद्र कुमार जी हो, चाहे आरजी तन्नैयापुर हो, ये सारे लोग एक्सपर्ट हैं।
दे आर नॉट द एक्सपर्ट। वो एक्सपर्ट भी नहीं है, ना फॉरेन एक्सपर्ट है, ना डिफेंस एक्सपर्ट है, ना सरकार में है। तो इनको ऐसे वक्तव्य देने की क्या जरूरत है? तो उन्होंने सिर्फ ये कांग्रेस पार्टी के ही पोस्ट का जिक्र नहीं किया, जो बाकी नेताओं के भी बयान है उनका भी यहाँ पर जिक्र किया। इस पर मैं अर्शप्रीत जी से रिएक्शन लूंगी, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर रुख आपका करना चाहूंगी। सुधाकरण जी, सर आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी मैं सुन पा रहा हूँ जी सर, आज जो फैसला हुआ है, मैं पहले उस पर आपकी एक टिप्पणी जरूर चाह रही हूँ। देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का नए सिरे से गठन और उसमें पूर्व रॉ चीफ को चेयरमैन बनाया जाना, मैं चाहूंगी दर्शकों, पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स को तो हम डिकोड कर ही रहे हैं, लेकिन इस फैसले का इम्पैक्ट भी हमारे दर्शकों को समझाइए सर। देखिए, अभी मोदी जी बहुत ही एक ऐसे सिचुएशन में हैं जिसमें उनको ऐसे निर्णय लेने पड़ रहे हैं जो अभी तक भारत के इतिहास में 30-40 साल पहले तक नहीं लिए गए। मतलब एक जंग के बिल्कुल कगार पे भारत खड़ा है। ये एक बात है। दूसरी बात ये है कि कब हमें क्या करना है, ये भी बहुत आलोचना करने के बाद हमें ये कदम उठाना है, क्योंकि जंग एक ऐसा कदम है जहाँ पे आपने एक कदम आगे रख दिया तो फिर वो कदम आप पीछे नहीं रख सकते। मतलब हार मान के जरूर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको पीछे हटना है तो तभी हटना है जब आप जीतेंगे। मतलब हमें ये सिखाया गया एकेडमी में कि देयर आर नो सिल्वर मेडलिस्ट इन वॉर। मतलब रनर अप नहीं होता उसमें कोई, सिर्फ विनर बन के ही आप हट सकते हो। और विनर बनने के लिए बहुत मेहनत लगता है, बहुत मशक्कत लगता है, बहुत रिसोर्स लगता है, काफ़ी कुछ लगता है। तो मोदी जी अभी जो कर रहे हैं वो ये मतलब जितनी भी भारत में जो अर्थव्यवस्था में और जो उनके डिस्पोजल में जो भी एक्सपीरियंस है, उनको वो एक तरीके से सिस्टम के अंदर ला रहे हैं ताकि अलग अलग विचारधाराएं आ सकें। मतलब पार्लियामेंट के अंदर तो उनको वो मिल नहीं सकता, क्योंकि एक टीवी स्टूडियो के अंदर हम एक दूसरे को सहन नहीं कर पाते। तो पार्लियामेंट तो दूर की ही बात है जहां हम एक दूसरे को सुन के हम कुछ पॉलिसी ले पाएंगे। हमें कम से कम अपने दुश्मन से इस बात को सीख लेना चाहिए कि देखिए, एक व्यक्ति या एक पार्टी का विरोध हो सकता है, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वो देश विरोध में ना तब्दील हो जाए। आपके एक एक स्टेटमेंट को यहां से कोट करके वो यूएन तक कोट किया जाता है ताकि भारत को नीचे दिखाया जाए। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा ये विपक्षी दलों से कि वो अपने जुबान पे थोड़ा लगाम दे। वो कुछ बोलने से पहले, देखिए, आधे से ज्यादा विपक्षी नेताओं ने ये ऑलरेडी बोल दिया कि वहां पे कोई रिलीजियस मसला था ही नहीं। जो देश के सबसे कट्टरपंथी जो विपक्षी नेता ओवैसी साहब हैं, मैं उनकी सराहना करना चाहूंगा, क्योंकि इस पल में उन्होंने बिल्कुल खुलेआम सपोर्ट दिया और ये माना है कि ये एक रिलीजियस अटैक था। मतलब बेशक बहुत लोगों ने इस पे सवाल किए हैं, और ये जो सवाल अंदर से जो करते हैं, ये हमें पूरे भारत को विश्व के सामने मतलब एक शंका सा आ जाता है लोगों के मन में। जो हमें समर्थन भी करना चाहते हैं वो फिर सोच में आ जाते हैं, यार राहुल गांधी ने ऐसे कहा है या अखिलेश यादव ने ऐसे कहा है, तो फिर क्या मोदी जी झूठ बोल रहे हैं क्या? मतलब ये शंका होनी ही नहीं चाहिए हमें। देखिए, मुझे सेकंड स्टैंडर्ड में पढ़ाया गया था, बल्कि फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ाया गया था, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। हमारी जो भी हार होती है आज के डेट में, या जहां पे भी हमें कोई नीचा दिखाने की कोशिश करता है, वो हमारे ही देश में कोई ना कोई जो ऐसे गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट देते हैं उनके वजह से होता है। तो मैं ये चाहता हूं कि ये दोनों पार्टियों से कि कुछ भी बोलने से पहले थोड़ा देश के बारे में सोचे, क्योंकि हम अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ये बहुत ही अर्शप्रीत जी, देखिए, अब आप खुद एडवोकेट हैं और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ सर ये सवाल आपके पास लेकर आ रही हूं। यहां पर बात इस चीज की नहीं है कि बीजेपी और कांग्रेस के आपसी मतभेद, वैचारिक मतभेद क्या हैं, लेकिन जिस बात को अभी सुधाकरण जी ने एक्सप्लेन किया कि अगर मणिशंकर अय्यर हैं, सिद्धारमैया जी हैं, इस स्टैचर के नेता अगर कोई बात कहते हैं और उनकी बात को पाकिस्तान अपनी फाइल में लगाकर फिर यूएन में प्रेजेंट कर रहा है, तो सर इसकी गंभीरता और इस चीज की संवेदनशीलता को समझे जाना चाहिए कि ये वो मैटर नहीं है जिसमें जो आपसी राजनीति होती है उसको आगे बढ़ाया जाए। और सबसे बड़ी बात यहां पर ये है,
हुर्रियत ऑल हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेता मीरवाइज उमर मस्जिद के भीतर से इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि कैसे धर्म पूछकर हमला हुआ है। असदुद्दीन ओवैसी के जितने स्टेटमेंट्स रहे हैं वो किस तरह से इस पूरे मैटर की निंदा कर रहे हैं, तो फिर कांग्रेस पार्टी के नेताओं की बयानबाजी अलग क्यों हो रही है? खुद जयराम रमेश को ये कहना पड़ रहा है, आपकी पार्टी के भीतर से ये कहना पड़ रहा है कि पहलगाम मामले पर सभी नेता अधिकृत नहीं है बोलने के लिए। कुछ मतलब होगा ना इस बात का? देखिए मीनाक्षी जी, मैं आपका सवाल समझ गया हूँ। अब उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी भी हमारी बात समझेगा। क्यों भारतीय जनता पार्टी की इंक्वायरी नहीं करवाता? तालिब हुसैन शाह, तारिक अहमद मीर, बलराम सिंह, ध्रुव सक्सेना एक्सेट्रा लोगों के खिलाफ जो भारतीय जनता पार्टी में थे, इनके ऑफिस बेरर्स थे, इनके वर्कर्स थे, बड़े ओहदों पे थे, जिनके किसी के लिंक पाए गए आईएसए के साथ, किसी के हिजबुल मुजाहिदीन के साथ, किसी के एलईटी के साथ, तो भारतीय जनता पार्टी को इंक्वायरी करवाए। दूसरी बात, जहां तक की बात है इकट्ठा करने की, एकजुटता करने की, यूनाइटेड फ्रंट पेश करने की, तो हमने तो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी, उसमें मोदी साहब नहीं है। तो दूसरी बात, और प्रायोरिटाइज किसको किया गया? बिहार कैंपेन को किया गया, रैली एड्रेस करने को किया गया। तो राजनीति कौन कर रहा है? कांग्रेस पार्टी के भारतीय जनता पार्टी। यहाँ से आप हिसाब लगा सकते हैं। तीसरी बात, हमने स्पेशल पार्लियामेंट सेशन बुलाया ताकि विचार कर सके, प्लान ऑफ एक्शन तैयार कर सके, क्योंकि देश डिमांड कर रहा है कि हमें इस प्रक्रिया का प्रोसेस पार्ट बनाया जाए, इंक्लूड किया जाए हमारे एमपीज के थ्रू। सरकार की तरफ से क्या जवाब दिया गया जब आपने एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री सेशन बुलाने के लिए कहा? जवाब क्या दिया गया सरकार की तरफ से? जवाब में उनको कहना चाहिए था कि मोदी साहब, क्योंकि मुद्दा संजीदा है, मुद्दा सेंसिटिव है, इससे बड़ा कोई मुद्दा और है नहीं, तो वो चेयरपर्सन खुद बनेंगे इस ऑल पार्टी मीटिंग के। नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि जब आपने रिक्वेस्ट किया स्पेशल सेशन के लिए, तो आपको सत्ता पक्ष की तरफ से क्या जवाब मिला? हाँ जवाब मिला, ना जवाब मिला, क्या कहा उन्होंने? एक मिनट, पहले तो नहीं, मैं अपनी जानकारी भी दुरुस्त करने के लिए कह रही हूँ। एक मिनट, मैं उसको दुरुस्त कर रहा हूँ, अच्छे से करता हूँ। ऑल पार्टी मीटिंग अलग है, स्पेशल पार्लियामेंट सेशन अलग है। भारतीय जनता पार्टी तो ये बता दे कि मोदी साहब ऑल पार्टी मीटिंग में क्यों नहीं आ सके, क्यों व्यस्त थे, और क्यों बिहार रैली में जा पाए अगर व्यस्त थे। और दूसरा ये बता दे कि स्पेशल पार्लियामेंट सेशन बुलाने में दिक्कत क्या है, क्योंकि रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब ने 3 जरूरी बातें की हैं। 1,80,000 उन्होंने कहा है कि जवान कम है आर्मी में। 3 सालों में कोविड के दरमियान एक भी इंडक्टमेंट नहीं हुई, एक भी जवान भर्ती नहीं किया गया फौज में। दूसरा उन्होंने बताया कंप्लेसेंसी एक बहुत बड़ा फैक्टर था। फिर तीसरा उन्होंने बताया डेंजरस मिसरीडिंग ऑफ ग्राउंड सिचुएशन। और चौथी बात, आरआर जो है वो 2 सेक्टर्स को मैनेज कर रहा था। अगर ज्यादा जवान होंगे, ज्यादा डिप्लॉयमेंट होगी, तो इन कंसर्न्स का ध्यान रखा जा सकेगा, ऐसे अटैक्स को अवॉइड किया जा सकेगा। लास्ट चीज ये है कि भारतीय जनता की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि इंटेलिजेंस फेलियर भी हुआ है। पिछले महीने 5 टेररिस्ट पकड़े गए थे और इंटेल रिपोर्ट्स थी, थ्रेट परसेप्शन थी, उसके बावजूद ये अटैक हुआ। तो हमें अकाउंटेबिलिटी, इंटेलिजेंस फेलियर की भी दुरुस्त करनी चाहिए, फिक्स करनी चाहिए, क्योंकि 2008 में मुंबई अटैक के बाद एनएसए ने रिजाइन किया था, होम मिनिस्टर ने रिजाइन किया था। अब तीसरी बात जो लास्ट है, मैं भारतीय जनता पार्टी से इतनी चीज पूछना चाहता हूं कि स्पेशल पार्लियामेंट सेशन बुलाने में दिक्कत क्या है? आपने जो 3 पॉइंट्स लिए उस पर राजीव जी से जवाब ले लेते हैं। हाँ। और एक मीनाक्षी जी, आपको रिक्वेस्ट है, बात शैलो है कि बात मैच्योर है कि डीप है, वो लोगों को काइंडली डिसाइड करने दिया कीजिए। लोग उस चीज के लिए सक्षम है। आप सही बोल रहे हैं सर, लेकिन अगर मैं सेशन यहाँ पर होस्ट कर रही हूँ इस वक्त, और मेरी इस बातचीत में अगर देश के प्रधानमंत्री विदेश में, पड़ोसी देश में किसी दौरे पर गए हैं, और वहां पर एक नॉर्मल सिनेरियो में भी किसी व्यक्ति के घर भी आप जाते हैं तो कोई आपको चाय पानी ऑफर करता है, लेकिन आप ये नहीं कहते कि अरे वो तो उसके घर चाय पीने गए थे। बड़ा सिंपल सा उदाहरण दे रही हूँ आपको। उसी सिनेरियो में अगर प्रधानमंत्री किसी दूसरे देश में जा रहे हैं, तो हम, मुझे लगता है कि हमें इस तरह की टिप्पणी से बचना चाहिए कि वहां ये खाने गए थे, वो खाने गए थे, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री के पद। सुन लीजिए सर, आपने कहा ना, मैं आपको बता रही हूँ कि ये बात शैलो क्यों है। सुन लीजिए, बात शैलो क्यों है। ये बात सर इसलिए शैलो है, सब कुछ हो रहा है सर, सुन लीजिए ना, ये बात शैलो इसलिए है क्योंकि अगर देश के प्रधानमंत्री पद पर कांग्रेस के भी कोई नेता होते, उनको जवाब देना चाहिए। अगर देश के प्रधानमंत्री पद पर कांग्रेस के भी कोई नेता होते और वो भी पाकिस्तान की विजिट पर गए होते, तो भी मैं यही कहती, अगर बीजेपी के प्रवक्ता ने इन शब्दों का इस्तेमाल किया होता कि आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं और एक राजकीय दौरे पर हैं, इस बात का ख्याल रखना चाहिए। और इसलिए आपकी बात सर शैलो है, और मैं शैलो बात को अपने कार्यक्रम में जगह नहीं दूंगी, और अगर आप इस चीज का इस्तेमाल करेंगे बोलने में तो मैं आपको टोकूंगी भी सर। शैलो बात है पॉलिटिसाइज करना ऐसे इशू को, जहां पे एक पोस्ट को ज्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है, ज्यादा प्राथमिकता दी जा रही है, अटैक को नहीं दी जा रही, उनको इंसाफ दिलाने को नहीं दी जा रही। एक पोस्ट पे चर्चा कर रहे हैं, शैलो बात ये है।
शैलो बात ये एक मिनट, शैलो बात ये है कि वहां पे जिक्र नहीं है भारतीय जनता पार्टी का, वहां पे जिक्र नहीं है मोदी साहब का, उसके बावजूद बीजेपी के साथ जोड़ दिया गया। शैलो बात ये है। चलिए, अगर आपको, चलिए ठीक है, अगर आपको चैनल के होस्ट पर, एंकर की बात पर भरोसा नहीं है, इसी कार्यक्रम में हमारे साथ जो बाकी के 2 पैनलिस्ट हैं जिन्होंने सेना में सर्व किया है, मुझे लगता है कम से कम मेरे से ज्यादा समझ उनकी है, देश के बॉर्डर्स की जानकारी उनको ज्यादा है, और इस तरह की जो पोस्ट आ रही हैं, जो देश की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी और देश में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली पार्टी की तरफ से आ रही है, तो इस बात पर क्यों डिबेट हो रही है, ये आपको समझ में आनी चाहिए। या तो आप अपनी पार्टी को सीरियसली नहीं लेते, तो इसका सर मैं कुछ कर नहीं सकती। ठीक है, कोचर सर, आप इस पर टिप्पणी करना चाह रहे हैं? जी, चलिए सुन लीजिए सर, ठीक है। सेना में जिन्होंने सर्व किया सर, उनसे तो सुन लीजिए, डेकोरेटेड ऑफिसर्स जो है उनसे तो सुन लीजिए। चलिए, चैनल के एंकर को आप लोग कुछ नहीं समझते, लेकिन उनकी तो बात सुन लीजिए सर। आप अपनी पार्टी को सीरियसली नहीं लेते, अपनी पार्टी के एक्स प्रोफाइल को सीरियसली नहीं लेते, बातचीत के एक मंच को सीरियसली नहीं लेते। कम से कम आर्मी के जो ऑफिसर कह रहे हैं, जिन्होंने युद्ध लड़े हैं, जिन्होंने बॉर्डर की हर टेंशन से भरी सिचुएशन को देखा है, उनकी बात सुन लीजिए। ठीक है, कोचर सर बोलेंगे। चैनल को सीरियसली ले, काइंडली पोस्ट में मोदी साहब का जिक्र किया, आपने उसको सीरियसली लिया, लेकिन अब वेटरन्स को सीरियसली। ठीक है, प्लीज कोचर सर आप कंप्लीट करिए सर। देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। आप जीडी बख्शी, जनरल जीडी बख्शी का नाम लेके उसको यहाँ पे उछालिए मत। आज फौज की पिछले 10 साल में जो ताकत बड़ी हुई है, वो पिछले 30 साल में नहीं हुई। जब हमको रफेल चाहिए थे, हमको उस टाइम पे नहीं मिले, आज हमको मिल गए होते तो 36 की जगह 104 रफेल होते। दूसरा, जो आपने S-400 का सिस्टम आपका रशिया से लिया, ये 8-10 साल से लटका हुआ था, आपको इसको रशिया से आज मिला है। आज इसीलिए आप अपनी छाती खोल के पाकिस्तान को चुनौती दे सकते हैं। तीसरा, जो डिफेंस रिफॉर्म्स हुए हैं फौज में, जो डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020 का आया है, उससे हमने अपनी प्रोक्योरमेंट हमने तेज की है। क्योंकि मैं 40 साल फौज में रहा हूं और मैं प्रोक्योरमेंट्स में रहा हूं। एक वेपन सिस्टम को इंडक्ट करने के लिए 7 से 8 साल लगते थे, आज हमको 2 से 3 साल में एक वेपन सिस्टम आ जाता है। और इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट पावर्स हमारे वाइस चीफ को दे रखी है, और हम उसको आराम से उसको मार्केट में जाकर एक ईमेल के ऊपर हम एक ऑर्डर कर सकते हैं, जो कभी नहीं होता था पहले। L1 ये टेंडर सिस्टम इस टाइप का होता था। और जो फौज में आधुनिकीकरण हुआ है, जो 2 डिफेंस कॉरिडोर्स आप जानते हैं, एक उत्तर प्रदेश में, एक तमिलनाडु में बना है। आज जिस तरीके से जॉइंट वेंचर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स हो रही है हमारे देश में, हमने पहले नहीं देखी। क्योंकि मैं इस चीज को कवर करता हूं, मुझे 5 साल हो गए रिटायर हुए, और मैं इस क्षेत्र को कवर करता हूं, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं। अब आप मैन पावर की बात करते हैं और आप फौज की बात करते हैं, तो ये जो डिसीजन था, जो अग्निवीर को लाना और ये सब करना, ये इसको डिसीजन में फौज भी शामिल थी। वो एक हिस्सा थी इस डिसीजन का। कारगिल कमिटी रिपोर्ट 1999, आई विल रिक्वेस्ट यू टू रीड दैट रिपोर्ट। उस रिपोर्ट में खास तौर से लिखा हुआ था कि हमको यंग जूनियर कमांडर्स की जरूरत है, हमारी एक यूथफुल प्रोफाइल की जरूरत है। क्योंकि हमने उस टाइम पे देखा कि कुछ कमियां हमको नजर आई थी, तो उसकी एक 99 के बाद एक उसकी रिकमेंडेशन बनी, गवर्नमेंट ने उसके ऊपर अपना गौर किया, और फिर ये चीज सामने आई है। और दूसरा, मैं आपको एक चीज बता दूं, आज आ रही हूं राजीव जी। हाँ, पाकिस्तान के अगेंस्ट जो हमारी फौज खड़ी है, कंधे से कंधा मिला के, वो फौज के पास वो ताकत है, क्षमता है। इसीलिए हमने ये इंडस वाटर ट्रीटी को हमको अवेयर्स में डाला है, क्योंकि हम जानते हैं पाकिस्तान का रिएक्शन क्या होने वाला है। पाकिस्तान इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, और पाकिस्तान ने अपनी फौज को मोबिलाइज कर दिया है। आज एक सिचुएशन है, पाकिस्तान की फौज मोबिलाइज है लड़ाई के लिए, हमारी फौज तैयार है। क्योंकि हम पाकिस्तान पे हमला नहीं करना चाहते, हम पाकिस्तान का टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करना चाहते हैं। तो आप, अभी मैं आपको इसको बता रहा हूं, आने वाला वक्त ही इस चीज को सच मानेगा
जब आपका स्ट्राइक होगा पाकिस्तान में तो आप पाकिस्तान के टेरर स्ट्रक्चर पर स्ट्राइक करेंगे और हम पाकिस्तान के सिविलियंस को नहीं मारेंगे या इस टाइप का सोच भारत नहीं रखता है, तो हम उनका इसको जड़ से खत्म करना चाहते हैं। इस बार ठीक है। एक या दो सर्जिकल स्ट्राइक्स की बात नहीं हो रही है, इस बार एक ऐसी स्ट्राइक की बात हो रही है जिससे पाकिस्तान को तकलीफ हो, उसको ये मैसेज मिले। और मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा सीडीएस और हमारे 3 आर्मी चीफ्स ने सर इस पॉइंट पर मैं आऊंगी कि ये कदम क्या हो सकता है, क्योंकि इस पर सवाल कई हैं, इसको थोड़ा सा और आगे डिटेल में एक्सप्लेन मैं चाहूंगी आप करें, लेकिन उससे पहले राजीव जी एक रिएक्शन इस पर देना चाह रहे हैं। हाँ ओके प्लीज। देखिए, मैं आपको बता, पहले जो आपके दोनों इंडिपेंडेंट जो पैनलिस्ट बैठे हैं, काफी सीनियर लोग हैं, उन्होंने जितनी बातें की है, मैं सब बातों को हृदय से एक्सेप्ट करता हूं और समर्थन करता हूं। उनकी बात मैं तो कांग्रेस प्रवक्ता के बीच में भी एक बार भी नहीं बोला। जो वो कह रहे हैं, ये मोदी सरकार में कह रहे हैं कि ये नहीं कर रहे हैं। 2 बार सीसीएस की मीटिंग हुई, प्रधानमंत्री जी कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी के साथ बैठ करके बात करेंगे ना कि आगे क्या करना है, कि इनके साथ बैठे, पता नहीं इनके लोग जाकर के क्या कर दें, किसको बता दें। दूसरी बात, भारत में जो ताकत बड़ी है, अगर मैं आपको, अब उन्होंने अभी नाम बताया, चिनूक से लेकर के अपाचे हेलीकॉप्टर तक, जो विश्व की जो सबसे अच्छी ड्रोन सिस्टम है वो अमेरिका से खरीदा, इजराइल से खरीदा। $6 बिलियन का तो केवल S-400 के 5 सिस्टम खरीदे, जिससे दिल्ली और मुंबई और जो बॉर्डर एरियाज है पाकिस्तान और चाइना के साथ, ये F-16 उड़ेगा नहीं कि जमीन पर पाया जाएगा। ये भारत सरकार में मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। जो नेवी के लिए जो सिस्टम खरीदा गया P-18, इतना मुझे मिलिट्री कि कहीं भी अगर कोई भी पनडुब्बी होगा उसको मार गिराया जाएगा। आज जो भारत में है, कल जो हुआ है 26 मरीन फाइटर्स, वो पाकिस्तान का जितना बजट है डिफेंस बजट, उतना का तो मोदी जी ने मरीन राफेल खरीदा है। ये क्या बात कर रहे हैं। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जो राफेल पर सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं, जब राफेल पर सुप्रीम कोर्ट में बहस हो रही थी, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या आपने 2004 अटल जी के टाइम के बाद आपने कुछ भी नहीं खरीदा? सुखोई 30 के बाद क्या एक प्लेन खरीदा कांग्रेस पार्टी ने 10 साल में? हमारी स्क्वाड्रन जो होनी चाहिए आज 32 या 33 है, मेरे हिसाब से काफी सीनियर लोग बैठे हैं यहाँ, वो बताएंगे, जबकि हमारी स्ट्रेंथ जो है वो 44 होनी चाहिए। क्या परिस्थिति में कांग्रेस, और AK एंटनी साहब थे डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने कहा हमारे पास पैसा ही नहीं है। इनके पास चोरी करने के लिए पैसा है, 2G से लेकर CWG से और जीजाजी तक के लिए। मैं कह रहा हूं कि इस एक डील की बात मैं कर रहा था। और जहां तक आपने बोला कि मोदी जी क्या कर रहे हैं, अब सबसे बड़ी जो बॉडी है, मीनाक्षी जी, ये हमारे दोनों जो ये शब्दों को शैलो नहीं बताएंगे। मैं आपको बोलो यार, क्यों उनको रोकेंगे नहीं। हाँ राजीव जी, ये शब्दों का प्रयोग हो रहा है, वैसे वर्ड्स नहीं, ठीक है। मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग होगा तो मैं डिबेट छोड़ दूंगा जी। ठीक है, मैंने बोल दिया अर्शप्रीत जी उनको, इनफैक्ट मैं वेट कर रही थी कंप्लीट कर दे। ठीक है, इस तरह के वर्डिंग्स नहीं, हम पॉइंट पे बात करेंगे। मैं नहीं कर रहा हूं। जीजा जी एंड ऑल ये सब बातें नहीं। हाँ, आप रॉबर्ट वाड्रा नाम लेके बोल लीजिए, आपको अगर बोलना है तो। रॉबर्ट वाड्रा, चलिए, शर्म आनी चाहिए बीजेपी को, माफी मांग के बयान वापस लिए और राहुल गांधी के वापस लो। दोबारा बोलता हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ ना, आपकी बात मान लिया ना मैंने, अब मेरी बात तो डिबेट को होने दीजिए। मैं क्या कह रहा हूँ, आज जो परिस्थिति है देश में, देश जरूरी मुद्दे पे भी तैयार है। कर रहे हो भाई, इतने जरूरी मुद्दे पे भी राजनीति कर रहे हो। ठीक है, कंप्लीट करिए राजीव जी, आप सुन रहे हैं, उसके बाद अर्शप्रीत जी बोलेंगे। हाँ, शर्म आनी चाहिए। कैसे प्रवक्ता को बनाया मीनाक्षी जी, ये कैसे लफ्जों का प्रयोग कर रहे हैं, कैसे बयान दे रहे हैं, कैसे मानजनक बयान दिए जा रहे हैं। और अनफॉर्चुनेट बात है कि मुझे कह के आपको इंटरवीन करने को बोलना पड़ता है। बीच में एक बार भी बोला क्या? ऐसे बयानों को रोका कीजिए। सर, मैंने आराम से उस बात के लिए उनको बोला है कि इस तरह के शब्द मत प्रयोग करिए। बयान वापस, ठीक है। और दूसरी बात ये सर, जीजा जी कोई ऐसा संबोधन नहीं है जिसको मतलब हम किसी गलत उसमें देखें, ये इस तरह का संबोधन नहीं है। बाकी मैंने उनको कह दिया कि आप नाम लेकर बोलिए, अगर आपको अगर वो करना है, भाषा शब्द होनी चाहिए। और मैं विनती करूंगा ऐसे मुद्दे। ठीक है सर, मैंने उन्हें कह दिया है कि आप नाम लेकर बात करिए ना, उसमें क्या है, नाम लेकर तो बात कर सकते हैं ना सर। और जीजा जी को भारतीय परंपराओं में कोई ऐसा शब्द नहीं है जिसको नेगेटिव कनोटेशन मिलना चाहिए। ठीक है, ऐसे मुद्दे पे राजनीति करेंगे, मैं मुद्दे पहलगाम के मुद्दे पे भी राजनीति करेंगे। देश की तैयारी नहीं है, मैं देश की तैयारी की बात कर रहा हूँ। ठीक है राजीव जी, कंप्लीट करिए, मेरे पास अब समय कम है। हाँ, बस देश की तैयारी ऐसी है। और दूसरी बात जो बार बार हो रही है, पार्लियामेंट सेशन बुलाए, स्पेशल पार्लियामेंट सेशन क्यों नहीं, जिसको फिर पाकिस्तान यूएनओ में ले जाए। राहुल गांधी को सुनने के लिए क्या पार्लियामेंट सेशन बुलाए, जो देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। जनता सब देख रही है। आज के डेट में आपका चैनल पे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता क्या बोल रहे हैं और मैं क्या बोल रहा हूं और 2 विद्वान पैनलिस्ट क्या बोल रहे हैं,
ये सब देश की जनता स्पेशल देख रही पार्लियामेंट है। सेशन ठीक से है। इतना डर क्यों रहे हो कांग्रेस आप? की हालत कैसी ठीक है, मैं Special अश्वित जी आपके पास आ रही हूँ। Parliament उससे पहले Session सुधाकर जी, है। मैं एक रिएक्शन सर आपसे चाहती हूँ। विपक्ष की तरफ से सर ये मांग हो रही है कि एक जॉइंट पार्लियामेंट्री सेशन बुलाया जाए, पार्लियामेंट के थ्रू एक बड़ा मैसेज आए। हमने देखा अभी 1-2 दिन पहले ही जम्मू कश्मीर विधानसभा में स्पेशल सेशन बुलाया गया जहां पे निंदा प्रस्ताव पास हुआ। हालांकि जब हम पॉलिटिक्स के लिहाज से, पॉलिटिकली मैसेज देने के लिहाज से बात करते हैं तो देश की संसद वो सबसे बड़ा मंच है जहां से ये बात होनी चाहिए। पर अभी के समय में विपक्ष जो मांग कर रहा है, सर आपको लगता है कि ये आगे होना चाहिए? देखिए, अगर मैं डिप्लोमेटिकली कहूं तो फिर मैं आपकी बात से फिर मुझे जबरदस्ती सहमति जतानी पड़ेगी। लेकिन पार्लियामेंट में आजकल जिस क्वालिटी का बहस हो रहा है, मैं बहुत ही लेट डाउन फील करता हूं और वेस्टेज ऑफ टाइम है। और बल्कि अगर वहां पे जॉइंट सेशन हो भी जाए तो भी ऐसे लोग आके वहां पे बोलेंगे कि ऐसा कुछ हुआ नहीं था, जो हमारे लिए काउंटर प्रोडक्टिव भी हो सकता है। तो मुझे नहीं पता कि वहां पे क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। लेकिन मैं ये 2-3 चीजें रखना चाहता था, मुझे टाइम नहीं मिला, तो मैं अभी जी, प्लीज अगर गो आप अहेड, हाँ। तो ये जो अशप्रीत जी बोल रहे थे कि 1,80,000 फौज कम कर दे, देखिए ये एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक थॉट आउट डिसीजन था। मैंने एक बात कही, मैंने प्लीज एक डोंट मैंने बयान भी दिया। आई डिडंट इंटरफियर सर, यू आप प्लीज टॉक व्हेन आई गेट योर चांस। आप मिसकोट कर रहे हैं। मैंने रिटायर्ड मेजर जनरल जोशी साहब को कोट ठीक है, No, उनकी I पूरी am- बात I सुन am- लेते हैं। I सर की am पूरी बात talking सुन लेते हैं, about- ठीक है। मुझे मिस अश्वित जी, कॉल मैं आपको करने पूरा से टाइम पहले- दूंगी इसके बाद। ठीक है, आप ये कह रहे हैं आपने ये बात नहीं बोली ना, ठीक है, ओके, लेट हिम कंप्लीट व्हाट ही इज सेइंग, मैं उसके बाद आपके पास आऊंगी सर। हाँ। When you selectively pick up statements given by senior officers, then that has to be pointed out. देखिए, एक जनरल शेकटकर कमिटी बैठी हुई थी जिसपे ये देखा गया था कि फौज को यंग, लीन और मीन कैसे बनाया जाए। एज पार्ट ऑफ दैट ये जो अग्नि योद्धा जो कार्यक्रम चलाया गया था, उसका भी आपने देखा होगा कि काफी विरोध हुआ था, मतलब नौकरी को लेके। देखिए, फौज एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नहीं है, ये पहले एक चीज जान लीजिए। दूसरा, आज के जमाने में जो लड़ाई चलती है वो नंबर से नहीं चलती, वो तकनीक से चलता है और टेक्नोलॉजी से चलता है। इट इज बोथ प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन। तो हमें ये देखना है कि हमें आधुनिक हथियार कैसे इंडिजनाइज करना है और उसको कैसे हासिल करना है, और हमारे आर्मी को कैसे लीन एंड मीन रखना है। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा, ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि कम से कम अगले 6 महीने के लिए इस बात पे, मतलब आप एटमॉस्फेयर को विशिएट मत कीजिए और कंफ्यूज मत कीजिए लोगों को। मैं समझता हूं कि बिहार में इलेक्शन है, मैं समझता हूं कि मोदी जी को नीचे दिखाना है, लेकिन आप इसको मत यूज कीजिए, ठीक है? इसको जितना आप यूज करेंगे ये आपके ही खिलाफ जाएगा। इसीलिए आप जिस सीट पे बैठे हैं उस वजह से बैठे हैं। ये मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। और अगर आप अभी सक्रिय राजनीति करने का बहुत मौका है, और देश में ये मेरा कभी मानना है नहीं कि एक ही पार्टी को रूल करना चाहिए। देखिए, बारी बारी से रूल करेगी तो डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है, लेकिन डेमोक्रेसी तभी स्ट्रेंथन होगी जब आपके डिबेट्स एक होता है वाद करना, एक होता है विवाद करना, और एक होता है वितंडवाद। हमारी जो भी चर्चाएं चल रही है वो वितंडवाद में चल रहा है, मतलब जिसका ना कोई सर होता है ना कोई पैर होता है, कोई कुछ भी बोल के भाग जाता है, फिर उसका कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होता, जिसके वजह से हमें ऐसे कंट्री खामियाजा भुगतना पड़ता है। ये मैं पॉइंट ड्राइव करना चाहता हूं बोथ द पॉलिटिकल पार्टीज, बट टू अ लार्ज एक्सटेंट टू द ऑपोजिशन, बिकॉज एज अ सिटीजन आई रिजर्व द राइट टू बी द जज हियर, बिकॉज हम जो देखते हैं, हम दोनों पार्टियों को वोट देते हैं। देखिए, मैं साउथ से आता हूं तो दोनों पार्टियों को वोट देते हैं, तो ऐसा है नहीं कि हम बीजेपी के हैं या कांग्रेस के हैं। लेकिन मेरी एडवाइस है कांग्रेस पार्टी को, अगर आपको आगे बढ़ना है तो आप अपने जो लॉजिक, जो तर्क है, उसको थोड़ा सुधारिए। आपको बिल्कुल पॉइंट निकालनी चाहिए। अगर किसी मेजर जनरल साहब ने कुछ बोला है, प्लीज ले लीजिए, बट अपना दिमाग यूज कीजिए, और तब यूज कीजिए उसको जब उसमें आपको कोई सेंस लगे। ये सब बहुत, आपको भी पता है, आप सत्ता में 50 साल रहे हैं, तो आपको पता है कि भारत की जो रक्षा जो प्रणाली है वो कैसे चलती है, मतलब कमीशन क्यों बैठते हैं, वो क्या देखते हैं, उसके ऊपर क्या नतीजे होते हैं। और ये जो इंटेलिजेंस फेलियर की जो बात को जो आप लोग जो बढ़ा रहे हो, देखिए, कहीं पे भी पूरी दुनिया में ऐसी कोई इंटेलिजेंस नहीं है जो 100% है।
अमेरिका जैसा देश जो चारों तरफ से समंदर से घिरा हुआ है, वहां पे जहाज जाके उनके बिल्डिंग्स को उड़ा दिए थे। अभी इजराइल जिनकी जो सिक्योरिटी व्यवस्था जो वर्ल्ड की बेस्ट मानी जाती है, वहां पे भी ऐसा कुछ हुआ है। और इंडिया में आपको पता है हर महीने होता था टेररिस्ट अटैक्स, अभी कम हुए हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हमें सवाल नहीं करने चाहिए। मेरा सिर्फ ये कहना है कि आप सही सवाल कीजिए, सवाल करते वक्त आप देश को लट डाउन मत कीजिए। देश को लट डाउन करने से क्या होता है कि हमारी ही मुश्किलें बढ़ जाती है। अभी जैसे वो लोग न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं, आपके बहुत सारे नेता ये बोल रहे हैं कि हमें वो मान लेना चाहिए। न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन साहब पॉसिबल ही नहीं है, वो टाइम वेस्ट है। अभी हमें एक्शन लेना है तो एकजुट रहिए, प्रधानमंत्री का हाथ आप मजबूत कीजिए। हम सबको एक साथ रह के ये देखना है कि पाकिस्तान की मैक्सिमम डैमेज कैसे हो, वो स्टेट डिसमेंटल कैसे हो और टारगेट पे आसिफ मुनीर कैसे हो। इतनी मेरी विनती है और मुझे इतना ही कहना था। बखूबी सर, सुधाकरण सर, आपने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया और मुझे लगता है ये बात कम से कम जम्मू कश्मीर विधानसभा में जिस तरह से उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर ने वहाँ पर स्पीच दी है, उन्होंने अपना स्टेटमेंट रखा है, उसमें से बहुत कुछ है सीखने के लिए और देखने के लिए, क्योंकि उन्होंने जिस अंदाज में घाटी की तकलीफ, उस हमले में कहाँ चूक हुई, कहाँ कमियां रहीं और जिस तरह से उन्होंने स्वीकारी हैं चीज़ें, ये अपने आप में एक मिसाल है कि एक मैसेज जो पूरे देश के साथ साथ विदेश में इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी जाना चाहिए था। ये वक्त की ज़रूरत है। और अर्शप्रीत जी, यहाँ पर देखिए बात ये नहीं है कि कोई कांग्रेस पार्टी के सवाल उठाने पर किसी को आपत्ति है, आप उठाइए सवाल, लेकिन वो सवाल कम से कम पेटी पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं हो, इस रूप में ना दिखाई दे कि एक अटैक प्रधानमंत्री पर करना है इसलिए हो रहा है। आपने कहा कि हम जॉइंट पार्लियामेंट सेशन बुलाना चाहते हैं और उसके लिए हमने सरकार से डिमांड भी किया है, लेकिन अब जिस तरह से हमारे साथ में आर्मी ऑफिसर्स ने इस बात को बड़ा हाईलाइट किया कि अगर पार्लियामेंट से कोई भी ऐसी बात जाती है, जिस तरह के स्टेटमेंट अभी तक हमने बाकी नेताओं से सुने हैं, तो ये पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा सर अपने हित के लिए। इस बात की जिम्मेदारी कौन लेगा, इस बात की अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? नंबर एक, मैं आपको हर एक चीज का जवाब देता हूँ। अब पहली बात तो ये है, पार्लियामेंट में बात ये पहली दफा तो हो नहीं रही है। जब भारतीय जनता पार्टी ऑपोजिशन में थी और कोई इंस्टेंस था, कोई इंसिडेंट था, तो तब भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाया जाए, हम भी अपना योगदान देना चाहते हैं बतौर ऑपोजिशन। तो क्या भारतीय जनता पार्टी तब गलत थी? तो कंडेम कर दीजिए भारतीय जनता पार्टी को। दूसरी बात जो है, जो आपने बात की कि पेटी पॉलिटिक्स की जा रही है, जो शब्द का आपने प्रयोग किया, पेटी पॉलिटिक्स तब होती अगर ऐसी बात, मतलब कि हम एक तो कह रहे हैं कि एक ऑल पार्टी मीटिंग बुला रहे हैं, एक पार्लियामेंट सेशन बुला रहे हैं, जब हम नहीं जाएंगे वहां पे, वो बात गलत है, वो बात इनसिंसियर है, वो बात इनसेंसिटिव है, वहां पे जाना चाहिए। और पेटी पॉलिटिक्स तब होती है जब राजनीति की वहां पे ना कोई ना तो राजनीति का आर है ना पॉलिटिक्स का पी है, उसके बावजूद उसको पॉलिटिसाइज कर देना पोस्ट को। मैंने एक सवाल पूछा था कि वहां पे बीजेपी का जिक्र नहीं है, मोदी साहब का जिक्र नहीं है पोस्ट में, आपने मोदी साहब को क्यों एट्रीब्यूट कर दिया? वहां पे सिर्फ कुर्ता पजामा और जूते पड़े हुए हैं और कुछ भी नहीं है। ये कह रहे हैं सर नहीं है वहां पे लगा हुआ, वहां पे पूरी बॉडी नहीं है, वहां पे ना सर है, ना हाथ है, ना पैर है, कुछ भी नहीं, वहां सिर्फ कुर्ता पजामा और जूते पड़े हुए हैं। और उसके बावजूद उन्होंने एट्रीब्यूट कर दिया भारतीय जनता पार्टी को और मोदी साहब को। ये राजनीतिकरण है, ये पेटी पॉलिटिक्स है। तीसरी बात, ये अटेंशन डाइवर्ट भारतीय जनता पार्टी क्यों कर रही है, इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। क्यों पुलवामा पे बात ना करके स्पेशल पार्लियामेंट सेशन, अब खड़गे साहब ने बतौर लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑफ राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी लेटर लिखा मोदी साहब को, बतौर प्रधानमंत्री आउट ऑफ रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट एटलीस्ट जवाब तो देते कि हम बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे। वहां पे भी चुप्पी साधी हुई है और ऑल पार्टी मीटिंग में भी नहीं आए। उससे पहले मणिपुर में देयर वाज अ मैसिव डिले, ना मोदी साहब का बयान आया था, ना मोदी साहब मणिपुर गए थे। तो हम इतनी सी विनती करते हैं कि ऐसे मुद्दों पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, संजीदगी के साथ आना चाहिए, हिस्सा लेना चाहिए, विचार करना चाहिए, देश को साथ लेकर चलना चाहिए। और दूसरी चीज जो है, मैं भारतीय जनता पार्टी को ये भी बता दूं, और जो यहाँ पे वेटरन साहब बैठे हैं, कि रिटायर्ड मेजर जनरल जेडी बख्शी साहब ने एक और चीज की थी कि महज कुछ प्रॉफिट के लिए अगर आप फौज में गिनती कम कर रहे हैं, दैट इज एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट, तो उसके बारे में भी चर्चा होनी चाहिए। और ये आंकड़े हम नहीं लेकर के आ रहे हैं, वेटरन लेकर के आ रहे हैं, who's a decorated veteran, उन्होंने जो बातें कही है क्या उन पे चर्चा नहीं होनी चाहिए? क्या भारतीय जनता पार्टी ने एक दफा भी उन चीजों पे जवाब दिया, कोई टिक्का टिप्पणी की कि क्यों कंप्लेसेंट थे?
क्यों भारतीय जनता ये पार्टी की सारे सरकार पॉइंट्स आई ने थिंक एक अभी दौर सुधाकरण जी ने किया, एक्सप्लेन automatic- किए हैं और कोचर मैं सर ने भी मीनाक्षी जी, एक्सप्लेन किए थे। एक लाइन समय की देना कमी है, मैं चाहता हाँ हूं। बस सर संक्षेप में बस एक लाइन में जवाब दीजिएगा। मैं हाँ बस समय की कमी है सर मेरे पास, मैं कार्यक्रम खत्म करूंगी। जहां तक देश में भारतीय जनता पार्टी का कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन की बात है, अटल जी विपक्ष में होते हुए देश का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। एक, जब माननीय पीवी नरसिम्हा राव जी, जो देश के बड़ा योगदान है, कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, मैं उनकी बड़ा आदर करता हूं, उन्होंने जम्मू कश्मीर पर एक रिजोल्यूशन लाया था कि पीओ के एक ही अनफिनिश्ड एजेंडा बाकी है कि पीओ के लेना है, भारतीय जनता पार्टी उनके साथ रही। क्या उस प्रकार का विपक्ष है? आज विपक्ष जानबूझ करके पाकिस्तान के हाथ में खेलने की कोशिश कर रहा है। और मैं आपको बोल रहा हूं, विपक्षी इतने ही लोग हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, मुट्ठी भर लोग हैं। देश एकजुट है। अभी जो आपके, मैं दोबारा एट द कॉस्ट ऑफ दो जो आपके वेटरन बैठे हुए हैं, इनकी हर बात से मैं सहमत हूं। और अगर मैं इनकी किसी बात से असहमत हूं, जो कह रहे हैं देश के लिए कह रहे हैं, मेरी पार्टी को छोड़ दीजिए, मैं अपनी पार्टी की तरफ से बात नहीं कर रहा हूं। मैं जो इंडिविजुअल दोनों आदमी के अक्षर से सारी बातों को मानता हूं। कांग्रेस पार्टी नहीं करेगी क्योंकि वो पाकिस्तान की बात मानती है, ऐसा मेरा व्यू है। और मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि कैबिनेट कमेटी का सिक्योरिटी की मीटिंग हो रही है, मोदी जी कमांड में है, देश में डेवलपमेंट चलेगा और साथ में देश के जो अंदर टर्माइट्स हैं उनके खिलाफ भी एक्शन होगा। आप देख रहे हैं पूरे देश में एक्शन शुरू है। पूरे देश में पाकिस्तानी जो यहाँ ब्रीडिंग ग्राउंड बना करके बैठे थे, अभी उनको बॉर्डर की तरफ भगा रहे हैं। बांग्लादेशी, रोहिंग्या, पाकिस्तानी जितने हैं, चले एक कश्मीर में एक व्यक्ति पुलिस में भर्ती हो गया कांग्रेस सरकार के टाइम में। कैसे भर्ती हो गया बताइए आप? कैसे जम्मू 8-8 बच्चे पैदा कर रहे हैं वहां से महिलाएं, वो वहां का पुरुष आकर के यहाँ की महिलाओं से कांग्रेस पार्टी जिम्मेवार। ये सब बातें आएंगी। मीनाक्षी जी, अभी बात बहुत है, अभी पहले बॉर्डर को देखना है। ठीक है, मेरे पास हाँ सर, अब कार्यक्रम समाप्त करने का समय हो गया है और वो टर्माइट्स वाला ठीक काम है, नहीं हमारी चलेगा। कोशिश थी किसी कम भी से पार्टी कम, जो termites की तरफ काम करे। हमारी कोशिश आज इस विषय को एड्रेस करने की थी। प्राइमरीली प्राथमिकता इस बात पर थी कि जो राजनीति, जिस राजनीति में देश की सुरक्षा और बॉर्डर के विषय पर अगर इस तरह की बात हो रही है उसको हाईलाइट किया जाए, ताकि जितनी बातें अभी तक हो गई हम यहीं पर सिमट जाए, इसके आगे ना जाए। और हमारे साथ जो सेना से जुड़े हुए, रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए भी गेस्ट थे, उनके जरिए हम इसी बात को समझना चाहते थे कि कैसे इस तरह के नैरेटिव और इस तरह की बातें यहां पर काम नहीं आएंगी, लेकिन बॉर्डर पार इस्तेमाल की जाएंगी हमारे खिलाफ। तो आज हमको ये चुनना है कि हम किस तरफ खड़े हैं, ये जरूरी है। और दर्शक इसे बहुत बेहतर तरीके से समझेंगे भी और अंडरस्टैंड करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना समय, विचार साझा करने के लिए। थैंक यू, नमस्ते।